फिल्म की शुरुआत रोजारियो के बचपन से होती है। वो सिर्फ 8-9 साल की छोटी बच्ची है। उसके दादी के घर में परिवार की एक गेट टुगेदर पार्टी चल रही है। बाकी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन रोजारियो थोड़ी अलग रहती है। यही उसका पहला संकेत है कि वो अंदर से थोड़ी संवेदनशील और जिज्ञासु है। वो धीरे से चलते हुए उस कमरे में चली जाती है जहां आमतौर पर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। कमरे की हवा बाकी घर से कुछ ठंडी और अजीब लगती है, जैसे वहां पुरानी यादें छुपी हों। रोजारियो आसपास देखने लगती है, तभी अचानक उसके कंधे पर एक हाथ लगता है। वो चौंक कर पलटती है। वहां उसकी दादी खड़ी हैं, जिनका चेहरा सख्त है। दादी की ये झलक दर्शकों को पहले ही बता देती है कि उनके किरदार में कुछ छुपा हुआ रहस्य है। दादी सख्त आवाज में कहती हैं, यहाँ मत आना, बाहर जाओ। रोजारियो की नज़र उनके हाथ पर जाती है। उनकी उंगलियों से थोड़ा खून बह रहा होता है। ये छोटी सी डिटेल फिल्म की कहानी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहीं से रोजारियो के मन में डर और सवाल पैदा होते हैं। वो बिना कुछ कहे घबराकर कमरे से बाहर चली जाती है। रोजारियो संवेदनशील और जिज्ञासु है। दादी का चेहरा सख्त है, जो उनके किरदार का रहस्य दिखाता है। खून वाली डिटेल कहानी के लिए अहम है। कहानी अब कई साल आगे बढ़ चुकी है। रोजारियो अब बड़ी हो चुकी है। वो एक कामयाब और आत्मनिर्भर औरत है। सीन की शुरुआत रोजारियो की रोजमर्रा की जिंदगी से होती है। वो सुबह अपने छोटे से अपार्टमेंट में उठती है, चाय बनाती है और नहाने चली जाती है। यहीं पर फिल्म ये दिखाती है कि वो अब भावनाओं से ज्यादा अपने करियर में डूबी हुई है। इसी बीच उसके मोबाइल पर कॉल आता है। स्क्रीन पर उसकी दादी का नाम फ्लैश होता है। वो कुछ पल फोन को देखती है, फिर नजरें फेरकर कॉल कट कर देती है। ये छोटा सा एक्शन ये इशारा देता है कि दादी से उसका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। रोजारियो बिना रुके तैयार होती है और ऑफिस निकल जाती है। कहानी बताती है कि वो न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट में एक जानी मानी स्टॉक ब्रोकर बन चुकी है। यही उसके किरदार का दूसरा पहलू है, कामयाबी की ऊंचाई लेकिन निजी रिश्तों से दूरी। शाम को रोजारियो ऑफिस से निकलती है। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रही होती है कि फिर से फोन बजता है। इस बार भी वही नंबर, उसकी दादी का। वो थोड़ी देर हिचकती है, फिर कॉल रिसीव कर लेती है, लेकिन दूसरी तरफ से एक बूढ़ी औरत की बजाय किसी अनजान मर्द की आवाज आती है। वो घबरा कर कहती है, हेलो, कौन बोल रहा है? फोन पर से गंभीर आवाज आती है, मैं आपकी दादी के अपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। मुझे अफसोस है, आपकी दादी की मौत हो चुकी है। आपको तुरंत यहाँ आना होगा। रोजारियो कुछ पल चुप रह जाती है। उसका चेहरा सन्न रह जाता है। फिल्म की बैकग्राउंड म्यूजिक भी धीमी और भारी हो जाती है, जैसे कोई पुराना डर फिर से लौट आया हो। यही सीन कहानी को अगले मोड़ पर ले जाता है, जहां रोजारियो को मजबूरन अपने अतीत का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो अपने पापा को कॉल करती है। उसकी आवाज में घबराहट और दुख साफ झलक रहा होता है। वो कहती है, पापा, दादी नहीं रही। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर चुप्पी रहती है, फिर उसके पापा की गंभीर आवाज आती है, तुम वहां मत जाओ बेटा, वो घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये डायलॉग ये इशारा देता है कि परिवार के बाकी लोग भी उस घर से जुड़े डर और रहस्यों को जानते हैं। रोजारियो धीमे लेकिन तय स्वर में जवाब देती है, नहीं पापा, मुझे जाना ही होगा। उसके पापा कुछ पल रुकते हैं, फिर भारी आवाज में कहते हैं, ठीक है, पर मैं तुम्हें वहां अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं भी पहुंच रहा हूं। यही छोटी सी बातचीत ये दिखाती है कि रोजारियो और उसके पिता के बीच बहुत भावुक और भरोसेमंद रिश्ता है। पापा की फिक्र इस बात का सबूत है कि वो अपनी बेटी को लेकर कितने जिम्मेदार हैं। इसके बाद रोजारियो ट्रेन से दादी के इलाके की ओर रवाना होती है। जब वो सबवे स्टेशन पर पहुंचती है, तभी उसके ईयरपॉड्स में अचानक आवाज आने लगती है। ये आवाज उसकी दादी की होती है, कमजोर, घुटी हुई और जैसे तकलीफ में कह रही हो, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। रोजारियो के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों आ जाते हैं। अगले ही पल उसके एक ईयरपॉड में अजीब सी ग्लिचिंग आवाज गूंजने लगती है। वो घबराकर झटके से ईयरपॉड निकाल देती है। वो सांसें संभाल ही रही होती है कि उसकी नज़र थोड़ी दूरी पर पड़ती है। वहाँ एक बूढ़ी कमजोर सी औरत खड़ी है, जिसकी हालत बहुत डरावनी लगती है। उसका चेहरा झुर्रियों और तकलीफ से भरा होता है। वो रोजारियो की तरफ देखती है, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। रोजारियो घबराकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। ये सीन फिल्म में हॉरर का पहला असली एहसास जगाता है और ये भी बताता है कि रोजारियो चाहकर भी अतीत से पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। अगले सीन में रोजारियो दादी के अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर डर, दुख और एक अजीब बेचैनी साफ नजर आती है। कमरे की हवा में एक अजीब सी नमी और सड़न की गंध फैली होती है। वो आदमी अपनी जेब से एक एक्स्ट्रा चाबी निकालता है और दादी के कमरे का दरवाजा खोलता है। अंदर का नज़ारा बेहद अस्त व्यस्त होता है। चारों तरफ धूल और बिखरी चीजें। ऐसा लगता है जैसे महीनों से किसी ने कुछ छुआ तक न हो। वो आदमी रोजारियो की तरफ देखता है और शांत लहजे में कहता है, अगर आपको कोई जरूरत हो तो मैं नीचे हॉल में ही हूँ। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है और दरवाजा धीरे से बंद कर देता है। कमरे में अब सिर्फ रोजारियो और उसकी दादी की लाश होती है। रोजारियो कुछ देर वहीं खड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाकर दादी के शव के पास आ जाती है। उसका चेहरा भावुक हो उठता है। यही फिल्म ये दिखाती है कि रिश्ते चाहे जैसे भी हों, मौत के सामने हर नाराजगी छोटी पड़ जाती है।
वो कांपते हाथों से दादी के चेहरे पर पड़ा कपड़ा हटा देती है। दादी का शरीर पूरी तरह काला और सूखा हुआ होता है। चेहरे और हाथों पर गहरी खरोंचें और अजीब से निशान बने होते हैं। रोजारियो की आंखों में डर और दुख एक साथ उमड़ आता है। तभी अचानक रसोई से कुछ गिरने की तेज आवाज आती है। रोजारियो चौंककर उस तरफ देखती है। वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ती है। अंदर हर चीज बिखरी हुई और सड़ी हुई लगती है। फर्श पर गंदगी और टूटे बर्तन पड़े होते हैं। रसोई की मेज पर जूठी प्लेटें रखी होती हैं जिनमें कीड़े मकोड़े रेंग रहे होते हैं। ये नज़ारा इतना घिनौना है कि रोजारियो को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। फिल्म का यही सीन बताता है कि दादी के मरने से पहले शायद कई दिन तक कोई देखभाल नहीं हुई और शायद इन हालातों के पीछे सिर्फ अकेलापन नहीं, कुछ और भी वजहें छुपी थी। दादी की हालत देखने के बाद रोजारियो की आंखों में डर और तनाव साफ झलकने लगता है। वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और तुरंत बाहर खिड़की की तरफ दौड़ती है। नीचे से एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, वही एम्बुलेंस जिसे रोजारियो ने कुछ देर पहले बुलाया था। वो खिड़की खोलकर जोर जोर से हाथ हिलाकर एम्बुलेंस वालों का ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर तेज बर्फबारी और झंझावात जैसी हवाएं चल रही हैं। सामने दिखना भी मुश्किल हो चुका है। नीचे खड़े पैरामेडिक्स रोजारियो को देख ही नहीं पाते। रोजारियो परेशान होकर मोबाइल निकालती है और हेल्पलाइन पर कॉल करती है, लेकिन कॉल बार बार कटने लगता है। कभी आवाज़ टूटती है, कभी नेटवर्क गायब हो जाता है। अब रोजारियो को समझ आ जाता है कि कम से कम इस रात उसे इस घर में अकेले रहना होगा, दादी की लाश के साथ। वो धीमे कदमों से लौटती है और दादी के पास बैठ जाती है। इसी बीच कमरे में एक अजीब सा कंपन महसूस होता है, जैसे घर के अंदर तूफान चल रहा हो। रोजारियो बुरी तरह चौंक जाती है। तभी दादी की लाश जमीन पर लड़खड़ाकर गिर जाती है। रोजारियो उसे जल्दी से उठाकर वहीं पड़े एक पुराने कारपेट पर लिटा देती है। फिर धीरे धीरे घसीटती हुई उसे दूसरे कमरे तक ले जाती है। शायद ये कमरा थोड़ा ज्यादा सुरक्षित लगे। जैसे ही रोजारियो कमरे के अंदर आती है, उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर जाती है। वो थोड़ी देर उसे घूरती है। ये वही फोटो है जिसमें रोजारियो बचपन में है, दादी के घर के उसी गेट टुगेदर वाले दिन खींची गई थी। इस मोमेंट पर फिल्म दर्शकों को ये महसूस कराती है कि रोजारियो अब भूतकाल के एकदम सामने खड़ी है। वो डर, वो सवाल, वो तस्वीरें जिन्हें वो सालों से भूल चुकी थी, अब सब कुछ वापस लौट आया है। रोजारियो कमरे के कोने में बैठी कुछ देर तक सांसें सही करने की कोशिश करती है। चारों तरफ अजीब सी चुप्पी और सन्नाटा है। वो फिर से दादी के चेहरे की ओर देखती है। तभी उसकी नज़र दादी की नाक पर पड़ती है। वहाँ कुछ हलचल सी होती दिखती है, जैसे अंदर से कुछ रेंग रहा हो। रोजारियो की सांसें थम जाती हैं। एक पल में ही दादी की नाक से एक कीड़ा बाहर निकल आता है। वो गाढ़े खून से सना हुआ होता है। ये नज़ारा इतना घिनौना और असहज है कि रोजारियो को उल्टी जैसा महसूस होता है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर रुमाल से दादी का चेहरा साफ करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो रुमाल से कीड़े को हटाती है, वो कीड़ा तेजी से उसके हाथ पर चढ़ जाता है। रोजारियो घबराकर झटके से हाथ पीछे खींचती है, लेकिन कीड़ा मानो जिद्दी हो, वो रेंगता हुआ उसकी कलाई से ऊपर चढ़ने लगता है। फिर अचानक वो रोजारियो की गर्दन से होते हुए उसके कान के पास पहुंच जाता है। रोजारियो की आंखों में दहशत भर जाती है। वो डर के मारे चिल्ला पड़ती है। जल्दी से पास रखे एक पुराने चिमटे को पकड़ती है। कांपते हाथों से कीड़े को कान के पास से खींचकर बाहर निकालती है और उसे दूर फेंक देती है। यह सीन फिल्म में सबसे ज्यादा घिन और डर पैदा करने वाला हिस्सा है। यही वो पल है जब रोजारियो को एहसास होता है कि ये मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। कुछ ऐसा था जिसने दादी को अंदर से सड़ा दिया, और अब वही चीज उसकी अपनी जिंदगी में भी दाखिल हो चुकी है। कीड़े की घटना के बाद रोजारियो कुछ देर तक कांपती हुई वहीं बैठी रहती है। तभी कमरे में एक और आवाज होती है, किसी भारी चीज के गिरने की गूंज। रोजारियो का ध्यान दादी की पुरानी अलमारी की तरफ जाता है। वो धीरे धीरे वहां पहुंचती है। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला होता है। वो झांक कर देखती है। अंदर एक बड़ी सी जानवर की खोपड़ी लटक रही होती है। उसके लंबे सिंग और खोखली आंखें किसी प्राचीन अभिशाप जैसी लगती है। रोजारियो कुछ सेकंड तक खोपड़ी को घूरती रहती है। फिर उसकी नज़र अलमारी के पिछले हिस्से पर पड़ती है। वहाँ लकड़ी की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा बना होता है, जिस पर जंग लगी लोहे की चैन और बड़ा ताला लगा है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, मानो ये दरवाजा उस घर के सबसे बड़े राज को छुपाए बैठा हो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रोजारियो डर के मारे पीछे हट जाती है। दस्तक दोबारा होती है, धीमी लेकिन लगातार। रोजारियो धीरे धीरे अलमारी के पास से हटकर मुख्य दरवाजे तक जाती है। वो दरवाजे की चेन हटाकर थोड़ा सा खोलती है। बाहर उसका दादी का पड़ोसी जो खड़ा होता है। उसका चेहरा शांत होता है, लेकिन उसकी आवाज में कुछ अजीब सख्ती छुपी होती है। जो कहता है, रोजारियो, मुझे अपना सामान चाहिए जो मैंने तुम्हारी दादी को दिया था। रोजारियो कुछ पल चुप रहकर जवाब देती है, अगर मुझे तुम्हारा सामान मिला तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जो कुछ कहे बिना रोजारियो को घूरता रहता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जैसे वो अंदर आना चाहता हो। वो कहता है, अगर तुम चाहो मैं खुद ढूंढ सकता हूँ। रोजारियो घबराकर दरवाजा फिर से बंद कर देती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अपने हाथ की तरफ देखती है।
वही हाथ जहाँ से कीड़ा उसके शरीर में घुसा था। अब उस जगह पर अजीब सा काला निशान उभर आया है। वो निशान किसी पुराने जख्म जैसा नहीं बल्कि किसी अनजानी चीज का असर लगता है। फिल्म यहाँ पर साफ दिखाती है कि ये सिर्फ दादी की मौत की कहानी नहीं बल्कि कुछ ऐसा डर है जो अब रोजारियो के अंदर भी जगह बना रहा है। रोजारियो का दिल अब तक की सबसे तेज रफ्तार से धड़क रहा होता है। वो अपने हाथ के उस काले निशान को देखती है, फिर अचानक उसे दादी के शरीर पर बने गहरे जख्म याद आते हैं। वो धीरे से दादी के पैर की तरफ झुकती है। वहां रोजारियो देखती है कि दादी के पैर पर लोहे के कांटे जैसा एक शिकंजा बंधा हुआ है। उसमें कई जगह खून और जख्म के निशान पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे दादी ने खुद ही इसे बांधा हो, शायद किसी तकलीफ या मजबूरी के चलते। रोजारियो की नज़र उस शिकंजे में बंधी एक चाबी पर पड़ती है। वो कांपते हाथों से चाबी निकालती है। यही वही चाबी होती है जो अलमारी के पीछे छुपे हुए सीक्रेट रूम का ताला खोल सकती है। रोजारियो कुछ सेकंड तक चाबी को देखती रहती है, फिर धीरे से उठकर अलमारी की ओर जाती है। वो ताले में चाबी डालकर घुमाती है। चेन खुलने की कर्कश आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। रोजारियो गहरी सांस लेकर दरवाजा थोड़ा सा खोलती है। अंदर घुप अंधेरा पसरा होता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपना फोन निकालकर फ्लैशलाइट ऑन करती है और धीरे धीरे कदम अंदर बढ़ाती है। कमरे में चारों तरफ अजीब अजीब चीजें रखी होती हैं। टूटे हुए इंसानी दांतों की कटोरी, किसी के कटे हुए बालों के गुच्छे और पुराने जंग लगे औजार, जिन्हें देखकर रोजारियो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। वो मुंह पर हाथ रखकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। रोजारियो को साफ एहसास होने लगता है कि ये कोई आम कमरा नहीं। यहाँ पर शायद दादी ने काला जादू या किसी पुराने रिवाज को निभाया था, वही रिवाज जिसने उनकी जिंदगी में डर और तबाही भर दी थी। ये सीन फिल्म में सबसे ज्यादा रहस्यमय पल है, जहाँ दर्शक समझ जाते हैं कि रोजारियो सिर्फ एक मौत की तहकीकात नहीं कर रही, वो अपनी ही विरासत के अंधेरे में उतर रही है। तभी कमरे के पिछले हिस्से से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई पुराना झूमर हवा में लटकते हुए अपनी चेन से टकरा रहा हो। किर्र किर्र किर्र। रोजारियो की आंखें डर से फैल जाती हैं। वो धीमे कदमों से उस आवाज की दिशा में बढ़ती है। फ्लैशलाइट उस कोने को रोशन करती है जहां एक इंसानी खोपड़ी झूमर की चेन में उलझी हुई होती है। उस खोपड़ी की खाली आंखों की जगह से ऐसा लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा हो। रोजारियो की सांस घुटने लगती है। वो घबराकर एक कदम पीछे हटती है। वो लड़खड़ाती है। उसका गाल लकड़ी के नुकीले टुकड़े से कट जाता है। खून की हल्की धार उसके चेहरे पर फैल जाती है। वो बिना पीछे देखे दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल आती है। फिल्म का यही सीन ये दिखाता है कि रोजारियो अब सिर्फ किसी राज को जानने की कोशिश नहीं कर रही, वो अपनी जान बचाने के लिए उस अंधेरे से भाग रही है जिसे वो समझ तक नहीं पा रही। रोजारियो जैसे ही उस अजीब कमरे से बाहर निकलती है, तभी पूरे अपार्टमेंट की लाइटें अजीब तरह से चमकने लगती हैं, कभी जलती कभी बुझती, जैसे कोई देख रहा हो। रोजारियो की घबराहट और बढ़ जाती है। हर कोना अब उसे और डरावना लग रहा होता है। वो अपार्टमेंट से बाहर निकलने ही वाली होती है कि दरवाजे पर जो खड़ा मिल जाता है, जो एकदम शांत चेहरे से वही सवाल पूछता है, रोजारियो, मेरा सामान कहाँ है? रोजारियो थकी और परेशान आवाज में कहती है, तुम्हारा एयर फ्रायर नया खरीद लो। ये डायलॉग फिल्म में थोड़े सेकंड के लिए एक अजीब किस्म की कड़वी हंसी पैदा करता है, मानो इतना डर सहने के बाद अब उसे किसी और की फरमाइश बर्दाश्त नहीं। रोजारियो बिना कुछ और कहे दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर की सड़कों पर भी हालात ठीक नहीं होते। तेज बर्फबारी शुरू हो चुकी होती है। रात गहरी होती जा रही है। वो सड़क किनारे खड़ी होकर किसी टैक्सी का इंतजार करती है, लेकिन इतनी बर्फ में कोई टैक्सी रुकने का नाम नहीं लेती। थोड़ी देर बाद रोजारियो थककर हार मान लेती है। वो अपना कोट कसकर लपेटती है और पैदल ही सबवे स्टेशन की तरफ चल पड़ती है। फिल्म यहाँ दिखाती है कि चाहे वो जितनी भी भागने की कोशिश करे, उस अजीब विरासत और डर से पूरी तरह दूर जाना आसान नहीं होने वाला। सबवे का स्टेशन लगभग खाली पड़ा होता है। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती है, किसी की परछाई सी जो सामने वाले पिलर के पास से गुजरती है। रोजारियो की नजरें वहीं टिक जाती हैं। वो परछाई कोई और नहीं, एक सबवे पुलिस वाले की होती है, लेकिन उसका हुलिया और चाल कुछ अलग सी होती है, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई और ही चीज हो। रोजारियो घबरा कर कदम पीछे लेती है और उसके साथ आया कुत्ता गुर्राने लगता है। अगले ही पल कुत्ता जोर से भौंकता है और रोजारियो की तरफ दौड़ पड़ता है। रोजारियो बुरी तरह डर जाती है। तेज बर्फबारी में भी उसका डर उसे और तेज दौड़ने पर मजबूर कर देता है। वो किसी तरह अपने दादी के अपार्टमेंट के गेट तक पहुंचती है। उसके सामने एक डरावनी अधमरी सी औरत खड़ी होती है। उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ और काला पड़ चुका होता है। अगले ही पल वो औरत झपटती है और रोजारियो का सिर गेट के किनारे पर जोर से दे मारती है। रोजारियो की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल लेती है और अपार्टमेंट के अंदर घुस जाती है। वो दरवाजा पीछे से बंद कर देती है। ये सीन फिल्म में दिखाता है कि अब डर रोजारियो को बाहर तक ही नहीं, अंदर तक घेर चुका है। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उससे भागना अब मुश्किल होता जा रहा है। रोजारियो अपार्टमेंट के अंदर
वो कांपते हाथों से अपना फ़ोन उठाती है। सिग्नल की तलाश में कुछ सेकंड स्क्रीन पर देखती रहती है, फिर जैसे तैसे इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता है। यहाँ फिल्म में ये साफ नहीं बताया जाता कि इंटरनेट अचानक कैसे चालू हुआ, पर ऐसा लगता है जैसे उस जगह हेल्पलाइन कॉल पर ही कोई दिक्कत हुई हो। रोजारियो फ़ोन पर सर्च करती है, ब्लैक मैजिक सिंबल्स, कर्सेस प्रोटेक्शन। स्क्रीन पर एक के बाद एक डरावने लेख खुलते जाते हैं। कई पुरानी तस्वीरें दिखती हैं। उन्हीं तस्वीरों में से एक में वही काला निशान बना होता है जो रोजारियो के हाथ पर उभर आया था। वो निशान देखकर उसकी आंखों में डर भर आता है। उसकी उंगलियां कांपती हैं। वो स्क्रीन पर लिखी एक लाइन पढ़ती है, ये श्राप है और इससे बचना लगभग नामुमकिन है। रोजारियो की सांसें फटने लगती हैं। वो तुरंत अपने डैड को वीडियो कॉल करती है। स्क्रीन पर डैड का चेहरा आते ही रोजारियो फूट पड़ती है। उसकी आवाज़ घबराहट और दर्द से भरी होती है। डैड, मुझे लगता है दादी ने मुझे मरने से पहले कुछ दे दिया, कुछ बहुत बुरा श्राप है। उसके डैड सन्न रह जाते हैं। उनकी आवाज़ धीमी और फिक्रमंद होती है। रोजारियो, तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा क्यों करेंगी? रोजारियो और भी ज़्यादा पैनिक करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो बुदबुदाती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब असली है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। ये सीन फिल्म में वो मोड़ है जहाँ डर सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि रोजारियो के मन और रिश्तों तक पहुँच जाता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि वो अपनी ही दादी पर कैसे भरोसा करे, जिसने शायद अनजाने में या जानबूझकर उसे ये अभिशाप सौंप दिया। रोजारियो वीडियो कॉल पर रोती हुई अपने डैड से बात कर रही होती है। उसकी आवाज़ अब भी हाँफ रही होती है, डर और पछतावे से भरी हुई। वो धीमे स्वर में कहती है, डैड, आपको पता है जब माँ की मौत हुई थी तब मैंने कहा था मैं बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकती। वो कुछ सेकंड तक सांस लेने की कोशिश करती है, फिर टूटती आवाज़ में कहती है, वो झूठ था, मैं बस नहीं जाना चाहती थी। उसके डैड की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उनकी आवाज़ में कड़वाहट या गुस्सा नहीं, बस दुख और बेबसी होती है। रोजारियो, ये सब बातें अब छोड़ दो, तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए फ्लाइट भेजता हूँ। रोजारियो आंसू पोंछते हुए सिर झटकती है। उसके चेहरे पर डर और जिद एक साथ होते हैं। वो कहती है, नहीं, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी जब तक ये श्राप खत्म नहीं होता। उसके डैड कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि रोजारियो कॉल काट देती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रोजारियो थकी हुई आंखों से दादी के कमरे की तरफ बढ़ती है। हॉलवे में कदमों की आवाज़ गूंजती रहती है। वो जैसे ही दादी के कमरे के पास पहुंचती है, वहां जो खड़ा होता है, जो उसी तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। उसके हाथ में जंग लगी चाबी होती है। वो रोजारियो को देखकर कहता है, रोजारियो, मुझे बस अपना एयर फ्रायर चाहिए, इतनी परेशानी क्यों कर रही हो? रोजारियो की आंखों में अब डर से ज़्यादा झुंझलाहट भर आती है। वो गहरी सांस लेकर कहती है, जो हमें अकेला छोड़ दो। जो कुछ पल तक उसे घूरता रहता है। ये सीन फिल्म में दिखाता है कि रोजारियो अब अपने अतीत की सच्चाई और इस श्राप का सामना करने की ठान चुकी है, चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रोजारियो का चेहरा अब थकावट और खौफ से पूरी तरह बदल चुका होता है। वो धीमे कदमों से वापस उसी कमरे में जाती है जहां हर कोना किसी श्राप की गवाही दे रहा था। काले जादू का सामान अभी भी अपनी जगह पड़ा होता है। रोजारियो उन सबको एक एक करके देखने लगती है। तभी उसके पीछे कोई आहट होती है, बहुत धीमी लेकिन इतनी गहरी कि शरीर में सिहरन दौड़ जाए। रोजारियो डर के मारे पलटती है। कमरे के कोने में वही डरावनी औरत खड़ी होती है। रोजारियो की रूह कांप जाती है। वो तेजी से कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कदम लड़खड़ाते हैं। वो कांपते हाथों से अपना फोन उठाकर फ्लैशलाइट जलाने की कोशिश करती है, लेकिन स्क्रीन पर बैटरी खत्म होने का संदेश आ जाता है। फोन बुझ जाता है। वो पास में रखी एक मोमबत्ती उठा लेती है, कांपते हाथों से उसे जलाती है। हल्की पीली रोशनी कमरे में फैलती है। उस मोमबत्ती की रोशनी में रोजारियो दीवार पर रखी पुरानी डायरी खोजने लगती है। वो जानती है कि शायद उसी डायरी में उस श्राप का कोई जवाब छुपा हो। हर चीज़ अब उसकी हिम्मत का इम्तिहान ले रही होती है। अंधेरा, डरावनी परछाई और कमरे की घुटन भरी हवा। फिल्म यहाँ दिखाती है कि रोजारियो अब डर से भागने के बजाय उसका सामना करने को तैयार हो रही है, क्योंकि सच को जानना किसी भी कीमत पर उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है। अगले पार्ट में देखेंगे, क्या रोजारियो अपने श्राप को हमेशा के लिए तोड़ पाएगी? क्या वो जिंदा बच सकेगी या ये रहस्य उसे निगल जाएगा? और आखिर इस खौफनाक श्राप की असली वजह क्या थी? सस्पेंस से भरे अगली वीडियो के लिए कमेंट करें कि आप कितना उत्साहित हैं, और फिल्म टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी रहस्य आपसे छूट न जाए।